गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यस सर। एक सेकंड। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? सर लास्ट। मोल मोल वाली बात कर रहे थे ना शायद। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप जो अभी तक डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि मोल कैसे निकलते हैं, उसको छोड़ दीजिए। मोल की एक डेफिनेशन समझ में आ गई है कि अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो मैं डेफिनेशन यही लिखूंगा कि 12 ग्राम कार्बन सैंपल में जितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं उतनी एंटिटीज किसी भी चीज की ले ली जाए, उसे वन मोल क्या है। बस क्लियर है ये? यानी जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने याद किया है वो ये है कि अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन सैंपल है, सपोज ये डेफिनेशन थी कि हमारे पास ये 12 ग्राम C12 सैंपल, इस सैंपल में ऑब्वियसली कार्बन के एटम्स होंगे, तो मोल की डेफिनेशन ये कहती है कि इस सैंपल में कार्बन के जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, मुझे ये नहीं पता कि कितने एटम्स हैं, लेकिन जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उस नंबर के बराबर आप किसी भी चीज का ले लीजिए, वो वन मोल बोले जाए। मान लीजिए इस सैंपल में 5 कार्बन के एटम्स हैं, या ऐसे बोल देते हैं 100 कार्बन के एटम्स हैं, तो आज से ये डिसाइड हो गया कि 100 कुछ भी ले लो उसे वन मोल बोल देंगे। जैसे 100 पेन, वन मोल पेन, 100 अंडे, वन मोल अंडे, सो ऑन। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि इस सैंपल में कार्बन के कितने एटम्स हैं, वो हमें खुद निकालना आता है। बताओ, ये वाली बात सब लोगों को क्लियर है कि अगर आपको कोई भी सैंपल दे दिया जाए और उस सैंपल का वेट दे दिया जाए और ये पता हो कि वो सैंपल किस चीज का है, तो आप उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वही नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। यस अगर आप सर। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने निकल के आएंगे भाई, कैसे कैलकुलेट किया जाए? नंबर ऑफ, बिल्कुल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सैंपल, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एप्पल, एक कार्बन का मास। और टोटल मास कितना दे रखा है? टोटल मास सैंपल का 12 ग्राम है और एक कार्बन का मास 12 यू होता है। बताओ, ये सब लोगों को क्लियर है? एक कार्बन का मास 12 यू होता है। यस यस सर। सर। कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, सो टोटल इट हैज 12 न्यूक्लियॉन्स एंड द वेट ऑफ वन न्यूक्लियॉन इज 1 यू। तो 12 न्यूक्लियॉन्स का वेट 12 यू। लेकिन अब इसमें देखो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये यू है, ऊपर ग्राम है, ये तो सही नहीं है, तो क्या करें? यू को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप इसको कन्वर्ट करते थे तुम लोगों को याद आ जाएगी ये वाली बात कि 12 यू को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करते थे तो इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मैंने फिर क्या बताया था? ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इट विल बी ओनली 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 विच इज ऑल्सो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको अवागाड्रो नंबर भी कहा जाता था। यानी इस पूरी कैलकुलेशन से या मोल की डेफिनेशन से, दिस इज बाय डेफिनेशन, यानी मोल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कार्बन के 12 ग्राम सैंपल के अंदर कार्बन के जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतनी एंटिटीज किसी भी चीज की ले ली जाएं, उसे वन मोल कहा जाता है। और कितनी एंटिटीज है ये कैसे निकाला? नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन दिस सैंपल इज Na। सो अल्टीमेटली फाइनली मोल के लिए क्या बात फिक्स हो गई कि किसी भी चीज की Na एंटिटीज आज से वन मोल के नाम से जानी जाएंगी। एंड व्हाट इज द Na नंबर? Na नंबर इज अ वेरी बिग नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? यानी आपसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कुछ अंडे हैं और उन अंडों का नंबर इतना है, तो इसका मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपके पास 1 मोल अंडे। मेरी बात समझ रहे हो? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे सामने जो है 6.022 इंटू 10⁻23 पेन रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है आपके पास 1 मोल पेन रखे हैं। आज से 1 मोल की डेफिनेशन हो गई, इतनी एंटिटीज किसी भी चीज की आज से 1 मोल के नाम से जानी जाएंगी। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। जगहों पर अब आप यहां पर एक नई बात सुन रहे हैं या सुनने जा रहे हैं जिसको हमें याद रखना है। मोल को आजकल की टर्मिनोलॉजी में 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको ग्राम एटम भी कहा जाता है, कुछ जगहों पर अगर मॉलिक्यूलर सैंपल है तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है,
और अगर कोई आयनिक सैंपल है तो उसको ग्राम आयन भी कहा जाता है। मैं इसका मतलब भी तुम्हें समझाऊंगा, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन ग्राम के साथ अगर एटम आ गया तो इसका मतलब है, इसका मतलब 1 मोल एटम्स की बात हो रही है। ग्राम के साथ अगर मॉलिक्यूल आ गया तो इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और अगर ग्राम के साथ आयन आ गया तो इसका मतलब 1 मोल आयंस की बात हो रही। इसमें तुम अपनी अकल मत लगाना, दिस इज द टर्मिनोलॉजी। बहुत कंफ्यूजिंग सी टर्मिनोलॉजी है कि सर ग्राम एटम, इसको मोल कहते हैं। हाँ, ग्राम एटम को भी मोल कहते हैं। यानी देखो, अभी मैं लिख के दिखाता हूं, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। पहले सब लोग इतने इस पेज को नोट कर ले, तब मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल लेता हूं, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। और ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि भाई ग्राम एटम को भी मोल कहा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल कहा जाता है, और ग्राम आयन को भी मोल कहा जाता है। यानी अगर एटॉमिक सैंपल है तो उसके मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राम एटम का वर्ड यूज किया जा सकता है। इसी तरह से कोई मॉलिकुलर सैंपल है तो उसके मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया जा सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब जो मैं कह रहा हूं वो ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, इसलिए इसको बहुत तसल्ली से याद रखना है और समझना है। मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूं जरा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सैंपल है, सपोज दिस इज सैंपल, दिस इज 2 मोल सोडियम एटम्स। ये एक सैंपल, 2 मोल सोडियम एटम्स। क्या आप बता सकते हैं कि इस सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सोडियम के? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हैं? सर 2Na। जरा सोचो, एक बार अकल लगाओ। अभी क्या डेफिनेशन हुई थी हमारी बात? अगर 1 मोल किसी भी चीज के हुए तो कितनी एंटिटीज प्रेजेंट होंगी? Na। अगर Yes, 2 sir. मोल प्रेजेंट है तो कितनी एंटिटीज प्रेजेंट होंगी? 2Na। इसका 2Na. मतलब है अगर आपके पास 2 मोल सोडियम एटम्स है तो यू हैव 2Na सोडियम एटम्स। बात खत्म। चलिए ठीक है, अब इसी सवाल को, सेम सवाल को पूछने का एक और तरीका है। अब ध्यान रखना भाई, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से मेरे पास एक सैंपल है, एंड दिस इज 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। सब लोगों को पता है ना, Na का मतलब सोडियम होता है। Yes, sir. तो Yes, मेरे sir. पास सेम सवाल है, इस बार मैंने सवाल चेंज कर दिया। मेरे पास एक सैंपल है और वो सैंपल 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे कहते हैं सर 2 ग्राम एटम का मतलब है मेरे पास 2 ग्राम सोडियम एटम्स के प्रेजेंट है। 2 ग्राम ना, ग्राम के साथ एटम जब लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? मोल बन जाता है। यानी 2 ग्राम एटम का मतलब, एक्चुअली ये सवाल और ऊपर वाला सवाल बिल्कुल सिमिलर है। अगर यहां पर भी अगर आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैलकुलेट करने हुए तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बिल्कुल उसी तरह से निकल के आएंगे, 2Na। क्यों? क्योंकि 2 ग्राम के साथ एटम आजकल मोल के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? Yes, sir. यानी Yes, इस बात sir. को सब लोग याद रखेंगे कि अगर ग्राम के साथ एटम लिखा दिखा तो इसका मतलब वो एक्चुअली मोल है। ग्राम के साथ मॉलिक्यूल दिखा मिला तो इसका मतलब वो मोल है, और ग्राम के साथ अगर आयंस लिखा मिला तो इसका मतलब वो मोल। यानी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन भी मोल्स को रिप्रेजेंट करने के एक तरीका माना जाता है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राम मॉलिकुलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट की भी बात की थी, यानी किसी भी सैंपल के वेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके बारे में बात की थी। इसको हटा दे भाई। Yes, sir. Yes, sir. उसकी बात भी कर लेते हैं फटाफट एकदम। उस चीज को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बात हुई थी ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कोई बता सकता है इनकी क्या डेफिनेशन बताई गई थी लास्ट क्लास में? ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या मतलब है इसका? The mass of 1 mole in grams of atom. बिल्कुल सही बात है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज
ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास रेस्पेक्टिवली। ये इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी एक एटम का मास नहीं चाहिए, मुझे आप किसी एक एटम के बारे में बात, मुझे एक मोल एटम्स का वेट चाहिए, और मोल के बारे में आपको पहले से पता है, मोल का मतलब Na। ठीक, तो अब आप किसी का भी ग्राम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक एटम का वेट दे दूं और आपसे ग्राम एटॉमिक वेट पूछूं, तो आप क्या करेंगे? एक एटम का वेट आपको आता है, एक मोल एटम्स का वेट निकालने के लिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, अगर sir. मान लीजिए, मैं लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल लिए थे, हम इस बार भी फटाफट एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जल्दी से बताओ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर क्या होगा? कैसे निकाले? पूरा प्रॉपर निकाल के बताना मुझे, कैसे निकाला जाएगा बताओ। अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक पानी का वेट। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अगर मुझे ग्राम एटॉमिक Yes, मास sir. चाहिए पानी का, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक पानी का वेट क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मुझे आप सॉरी, ये एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूलर लिख देते हैं ना, H2O हमारा मॉलिक्यूल है ना, तो एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूल लिख देते हैं। दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। हाँ ठीक, तो अब ये बताइए, एक मॉलिक्यूल वाटर का वेट कैसे निकाला जाए? एक मॉलिक्यूल वाटर का वेट, सर, 2 हाइड्रोजन एटम्स के वेट प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का वेट। बिल्कुल सही बात है, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? 2 हाइड्रोजन का वेट 2U Q. और ऑक्सीजन Yes, का sir. 16U। 16U So total it will equals be to 18U. वेट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, जो दिखाई भी नहीं देता, 18U। अगर इसको ग्राम में लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा? 18 इंटू 18 1.6, into 1.66 into 10 raised to the power minus के 24 ग्राम। ये हमारा ग्राम आ गया। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल का वेट है और आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट? इट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। नाउ अगर ये एक मॉलिक्यूल का वेट है और आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो एक मोल का वेट कैसे निकाला जाए? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेट को 18 इंटू 1.66 इंटू 10 रेस पर माइनस 24 को 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने ग्राम। और हमने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। Yes, sir. 1.66 इंटू 10 रेस पर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 रेस पर 23 मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा। 18 पहले से, 1 पहले से, ये ग्राम आ गया, यानी आंसर क्या आ गया? 18 ग्राम। यानी कहने का मतलब देखो क्या हुआ, एक पानी के मॉलिक्यूल का वेट कितना? एक पानी के मॉलिक्यूल का वेट 18U, 18U. और एक ग्राम, एक मोल पानी का वेट 18 ग्राम. 18 ग्राम। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एटम है जिसका जिसका एटॉमिक वेट मैं आपको बता रहा हूं 18 कुछ भी ले लेते हैं 23 ग्राम, इसका मतलब वो 23 ग्राम, वो एक एटम का वेट नहीं दे रखा है, वो एक मोल एटम्स का वेट दे रखा है। उसी के अगर एक एटम का वेट आपसे पूछा जाए तो वो 23U हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी अगर U लिखोगे तो एक का, ग्राम लिखोगे तो एक मोल का। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. यानी अगर Yes, sir. कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, कार्बन के एक एटम का वेट 12U, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 16U, उसका ग्राम एटॉमिक वेट 16 ग्राम, पानी के एक मॉलिक्यूल का वेट 18U, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। यानी U की जगह ग्राम लगाने का मतलब आपने एक मोल का वेट रिप्रेजेंट किया। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा चलिए, Yes, एक आध sir. और निकाल के दिखाओ जरा, इसी में और आगे बढ़ते हैं। अब जरा जल्दी से तुम लोग एक आध, हम काफी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, और सवाल तुम निकाल के दिखाओ। अब व्हाट इज द वेट ऑफ Na/2 molecules of CaCO3?
बड़ा अच्छे अच्छे सवाल अपने आप समझने की कोशिश करना, अकल लगाना, कोई केमिस्ट्री नहीं, अकल लगाना। Na/2 का क्या मतलब है अपने आप समझ के देखना। अच्छा, इसी में अगर किसी को कोई चीज ना पता हो तो जिस तरह से एग्जाम में भी गिवन होता है, कैल्शियम के बारे में मैं आपको बता दूं, कैल्शियम के पास 40 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इसलिए कैल्शियम का वेट 40U, कार्बन का वेट 12U, और तुम सब जानते हो ऑक्सीजन का 16U। ये हमें पहले से क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा तो हमने पहले भी बात की थी, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, इनको याद कर लो। मेरी बात समझ लो, क्या याद करना है इनके पास टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास, कैल्शियम के पास, कार्बन, ये सब थोड़े थोड़े जो मेन एलिमेंट्स हैं उनका याद कर लेते हैं। तो अब ये बताओ जरा जल्दी से, अब पहला सवाल अगर मुझे करना हो तो आंसर क्या निकाल के आएगा, कैसे अप्रोच करेंगे, कोई नया बच्चा जवाब देने की कोशिश करे। सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है कि एक सैंपल है जिसके पास Na/2 मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, कितने मोल हो गए? हाफ मोल हो गए। और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कह सकते हैं 1 मोल का वेट कितना होगा? अपने आप चेक करो, 100 ग्राम, मानते हो? क्यों? क्योंकि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक बार चेक करो 100U आता है कि नहीं? यस सर। तो अगर 1 मॉलिक्यूल 100U है तो 1 मोल का वेट 100 ग्राम होगा। यस और सर। तुम्हारे पास Yes, है sir. कितने मोल? अरे सर, Na/2 का मतलब कितने मोल? हाफ मोल। हाफ यानी मोल। आपके पास हाफ मोल है। 1 मोल का वेट 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ हाफ मोल 50 और Na/2 50 ग्राम। मॉलिक्यूल्स, इट इज इक्वल टू 50 ग्राम। यानी अगर मेरे सैंपल में Na/2 मॉलिक्यूल्स हैं तो Na/2 मॉलिक्यूल्स का मतलब है आधा मोल सैंपल, और आधा मोल सैंपल का वेट होगा 1 मोल के वेट का आधा, दैट इज 50 ग्राम। यानी अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के Na/2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उस पूरे सैंपल का वेट 50 ग्राम्स निकल के आना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम कुछ जो बातें कर रहे हैं ना, इसको एक साथ इकट्ठा भी करेंगे। इकट्ठा करने का मतलब ये हुआ कि अब ये भी डिसाइड किया जाता है कि हमारे पास मोल्स जो है उनके निकालने का फॉर्मूला वगैरह क्या तैयार हो रहा है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अनन्य, 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 तुम इंदिरापुरम क्यों बेटा? आगरा। आगरा, अच्छा। हटा दे भाई इसको। यस सर। ठीक है, अब जरा Yes, सा, sir. अब सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। तुम सब लोग ये बताना, मुझे सोच के जवाब देना कि क्या अब मुझे ये बात समझ में आती है कि 1 मोल का वेट जो होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट बोल देते हैं, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट, दैट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द सैंपल। अगर वो एटॉमिक सैंपल है तो ग्राम एटॉमिक वेट बोल देंगे, और अगर किसी मॉलिक्यूल का सैंपल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे। ठीक है, अब ये बताओ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाए? अगर मुझे किसी सैंपल के मोल्स कैलकुलेट करने, जरा समझना। अब देखो ये चीज एक बार ध्यान से समझना और उसके बाद फॉर्मूला याद कर लेंगे, बात खत्म। तुम ये बताओ, ये सैंपल, ठीक, इस सैंपल का वेट कुछ भी ले लेते हैं, सपोज मैं कार्बन का ही ले लेता हूं, 24 ग्राम C12 सैंपल, ठीक, ये कार्बन, ये इसके अंदर कार्बन पड़ा है। अब तुम जरा मुझे सोच के बताना, जवाब देना सब लोग, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं तो इसका क्या मतलब, सोच के जवाब देना। टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। सोच के जवाब दो, इसका क्या मतलब? टोटल वेट को आपने एक कार्बन के वेट से डिवाइड किया है, और तुम सब जानते हो एक कार्बन का वेट कितना होता है? 12U। ये बताइए, अगर मैं इस पूरे सैंपल के वेट को 12U से डिवाइड करूं तो क्या निकलने वाला, क्या आने वाला? सर नंबर ऑफ एटम। शाबाश।
यानी अगर आपने टोटल वेट को, अरे ये तो वही वाली कहानी हो गई ना यार, नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने वाली बातें। टोटल वेट ऑफ द बॉक्स 24 ग्राम एंड वेट ऑफ वन एप्पल इज 12 U। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने की आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे 24 ग्राम को 12 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये जो आप करने जा रहे हैं ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? Yes, और sir. ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये बड़ा आसान है कैलकुलेट करना सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 ग्राम के सैंपल को 12U से डिवाइड करेंगे, दुनिया जानती है सर ये 2Na निकल के आएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, सब लोगों को sir. ये समझ में आ रहा है 2Na कैसे आया? जब आप नीचे U Yes, को sir. ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो बाद में पलट कर Na बन जाता था, याद है? सो इट विल बी 2Na। यानी आपने पूरे वेट को सीधे सीधे एक एप्पल के वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक, तुम ये बताओ इस काम के करने में कहीं पर भी मैंने मोल निकाला कि सैंपल में कितने मोल है, ये मैंने निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि सर मुझे एप्पल्स निकालने थे, तो मुझे मोल से क्या लेना देना, मैंने मोल निकाले नहीं, बाईपास कर दिया। ठीक, अच्छा मान लो मैं पहले मोल निकालता। ठीक, अच्छा ये बताओ क्या तुम अब ये बता सकते हो कि इस प्रोसेस को करने के बाद तुम्हें इस सैंपल के अंदर मोल दिखाई देते हैं कितने होंगे? ये सबसे पहले Yes, आपने sir. नंबर ऑफ एप्पल्स निकाल लिए। Sir, ठीक, 2 mole. 2 बिल्कुल। mole. नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने के बाद आप बताइए मोल की डेफिनेशन क्या है? Na मतलब 1 मोल, Yes, sir. तो फिर Yes, 2Na sir. मतलब, 2 moles. का मतलब ये हुआ सर आपने 2 मोल निकाल लिया। अब तुम समझना इस पूरे प्रोसेस में आपने किया क्या, सबसे पहले आपने पार्टिकल्स निकाले और पार्टिकल्स के बाद मोल्स निकाले। क्लियर है? Yes, sir. यानी Yes, सबसे sir. पहले आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले और उसके बाद आपने अवागाड्रो नंबर से डिवाइड किया। दैट मींस आपने मोल की डेफिनेशन लगाई और उस डेफिनेशन को यूज करके आंसर बताया 2 मोल। क्यों? बिकॉज बाय डेफिनेशन Na मींस 1 मोल, सो बाय डेफिनेशन 2Na मींस 2 मोल्स। यानी सबसे पहले आपने एप्पल्स कैलकुलेट किए, नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट किए और उन नंबर ऑफ एप्पल से आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब मैं दूसरा प्रोसेस शुरू करता हूं, उल्टा। उल्टा क्या है? तुम ये बताओ, सेम सवाल को करने का एक और तरीका है, जरा अकल लगाना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 1 मोल कार्बन बॉल्स हैं, 1 मोल, और इस 1 मोल कार्बन बॉल का वेट होता है 12 ग्राम, जरा समझना बात। तो अब तुम ये बताओ, अगर अब मैं ये लिखने जा रहा हूं, तुम मुझे सब लोग सोच के बताना इसका क्या मतलब। टोटल वेट ऑफ द सैंपल, टोटल वेट ऑफ सैंपल जो हमें दे रखा है 24 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तुम बताओ इसका क्या मतलब, सोच के जवाब देना। 24 ग्राम को किससे डिवाइड करने जा रहे हो? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? क्या वेट ऑफ 1 मोल बॉल। ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल का वेट होता है या एक आदमी का वेट होता है? Sir, 1 mole का. एक मोल का वेट होता है। यानी अगर आप पूरे सैंपल के वेट को एक मोल के वेट से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आएगा? तब मोल्स निकल के आएंगे। अब देखो इस चीज को सब लोग समझने की कोशिश करना है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें समझ में नहीं आता, कभी 12U से डिवाइड करते हैं, कभी 12 ग्राम से डिवाइड करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? अकल लगाना जरा। अगर मैं इस केस को डिस्कस कर रहा हूं तो इस केस में ऑब्वियस है कि अगर आपने टोटल वेट को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो आपको मोल्स मिल जाएंगे सीधे सीधे। चलिए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा। 24 ग्राम को आपने 12 किससे, यू से या ग्राम से? ग्राम से। अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएंगे? 2 ग्राम, 2 moles. 2 मोल्स। mole. अब ये बताइए डेफिनेशन क्या कहती है? 1 मोल मतलब कितना है एंटिटीज? Na? 1 मोल का मतलब Yes, Na sir. एंटिटीज। तो फिर 2 Yes, मोल्स का sir. मतलब? 2Na. इसका 2 मतलब, Na. अरे ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 मोल है तो 2 मोल का मतलब 2Na एटम्स। क्लियर है ये? अब Yes, तुम मुझे sir. सोच के बताओ इस प्रोसेस में क्या किया। इस प्रोसेस में आपने सबसे पहले क्या निकाले? मोल्स। और उसके बाद क्या Moles. निकाले? Number of atoms. अब तुम जरा ये बताओ इन दोनों में तुम्हें समझ में आ रहा है क्या फर्क हो रहा है प्रोसेस में? उस प्रोसेस में पहले पार्टिकल्स फिर मोल्स। क्लियर? Yes, sir. और इस प्रोसेस में पहले मोल्स फिर पार्टिकल्स। लेकिन प्रोसेस में अंतर है। प्रोसेस में क्या अंतर है? अगर आप सैंपल के वेट को एक पार्टिकल के वेट से डिवाइड करें तो पहले पार्टिकल्स निकल आते हैं और उसके बाद मोल की डेफिनेशन को यूज करके मोल्स निकल आते हैं। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा Yes, तरीका sir. क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप सैंपल के वेट को जब एक मोल के वेट से डिवाइड करते हैं तो पहले मोल निकल आते हैं और मोल निकालने के बाद अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके पार्टिकल्स निकल आते हैं। जस्ट रिवर्स। समझो, यानी कोई अगर आपसे पूछे कि सैंपल के वेट को अगर U वाले वेट से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। और उसी सैंपल के वेट को जब ग्राम वाले वेट से डिवाइड किया जाता है, देखो ये यू वाला वेट था और ये ग्राम वाला वेट, जब यू वाले वेट से डिवाइड करेंगे तो पहले पार्टिकल मिलेंगे फिर मोल मिलेंगे, और जब ग्राम वाले वेट से डिवाइड करेंगे तो पहले मोल मिलेंगे और फिर पार्टिकल मिलेंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप अपने हिसाब से तसल्ली से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे वेट को अगर एक गेंद के वेट से डिवाइड कर दिया, एप्पल के वेट से, तो सीधे एप्पल बाहर आ जाएंगे। क्लियर? नंबर ऑफ एप्पल्स मिलते ही आप अवागाड्रो नंबर को यूज करके मोल्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स 3 Na आते हैं 3 मोल, 4 Na आते हैं 4 मोल, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। दूसरा तरीका क्या है? आप पूरे सैंपल के वेट को एक एप्पल के वेट से नहीं, एक मोल एप्पल के वेट से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप एक मोल एप्पल के वेट से पूरे सैंपल को डिवाइड करेंगे तो आपको इस बार एप्पल्स के नंबर नहीं, सीधे मोल्स मिलेंगे, और उन मोल्स को यूज करके अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका किसी भी सवाल में यूज किया जा सकता है। जनरली बच्चों को सिर्फ ये वाला ही तरीका जनरली बच्चों को ये वाला ही तरीका समझ में आता है, क्योंकि बुक्स में यही एक तरीका दिया जाता है कि पहले मोल्स निकाल लेंगे और उसके बाद पार्टिकल्स निकालेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप इन दोनों बातों को बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए। ये कोई रटने की बात नहीं है, जब जो दिल करे वो कर देंगे, पहले पार्टिकल उसके बाद मोल, या पहले मोल उसके बाद पार्टिकल, क्योंकि मुझे पता है सैंपल के वेट को यू वाले वेट से डिवाइड करने से पहले पार्टिकल मिलते हैं और उसके बाद आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सैंपल के वेट को ग्राम वाले वेट से डिवाइड करके पहले मोल मिलते हैं और आप उसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. अब तुम ये भी Yes, सोच sir. ये भी सोच सकते हो कि सर हम इन दोनों में से कोई एक ही तरीका समझ लेते हैं, कोई एक ही तरीका याद कर लेते हैं। देखो मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों तरीके दिमाग में रखिए। मैं तुम्हें उसका रीजन दूंगा। जब मैं तुम्हें अभी एक सवाल दूंगा तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि सर हमें तो दोनों बातें समझ में आती। जो बेवकूफ होगा वो एक बात याद करके जाएगा और एक पर्टिकुलर तरह के सवालों में फंस जाए, मुश्किल हो जाएगी उसको करने में। और जो समझदार होगा उसको सारी चीजें क्लियर है, अरे वाह ये तो ऐसे कर लेंगे, ये वाला ये ऐसे कर लेंगे। अगर आपको पिक्चर क्लियर होगी तो आप ये दोनों बातें याद करके जाएंगे। आपका जैसा दिमाग काम करे वैसे कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. देखो समझ में सिर्फ तब आएगा जब घर में थोड़ा सा पढ़ोगे, घर में जब थोड़ा सा ये याद कर लोगे कि भाई क्लास में क्या चीज बताई गई। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करो। अब तक पूरे क्लास में, आज तीसरी क्लास होगी, अब तक पूरी क्लास में हमने कहीं कोई केमिस्ट्री का नाम ही नहीं लिया। हम तो सीधे सीधे हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। पूरे सैंपल के वेट से आप नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे निकालते हैं, उन एप्पल्स को यूज करके उनमें काले वाले सीड्स कैसे निकालते हैं, पीले वाले सीड्स कैसे निकालते हैं, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप घर में जाके अपने घर वालों से, अपने भाई बहन से भी, छोटे भाई बहनों से भी पूछेंगे तो वो भी आपको जवाब दे देंगे कि बेटा ये बताओ 100 ग्राम के सैंपल में अगर 1-1 ग्राम के एप्पल पड़े हैं तो टोटल कितने एप्पल हुए। वो चिल्ला के आंसर देगा भैया 100 ऐसे। फिर आप उससे पूछिएगा उस एक एप्पल में काले वाले 2 सीड हैं और पीले वाले 2 सीड हैं, बताओ पूरे सैंपल में काले वाले कितने हैं, तो चिल्ला के आंसर देगा 100 इंटू 2। पीले वाले कितने हैं, 100 इंटू 2। यानी उसको ये चीज समझ में आती है। वो ये नहीं जानता कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। वो इतना तो जानता है कि पूरे सैंपल के वेट को जब एक आदमी के वेट से डिवाइड किया जाए तो नंबर ऑफ आदमी निकल के आते हैं, और जब पूरे सैंपल के वेट को एक मोल आदमी के वेट से डिवाइड किया जाता है, अरे ये अपने आप चेंज हो रहा है क्या? Yes, sir. एक मोल आदमी के वेट Yes, से sir. डिवाइड किया जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। ये वाली बात सब लोग एकदम दिमाग में बैठा लें। टोटल वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन पार्टिकल, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? Yes, sir. टोटल Yes, वेट sir. ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? यानी Yes, यू से sir. डिवाइड करोगे तो पार्टिकल निकल आएंगे, ग्राम से डिवाइड करोगे तो मोल निकल आएंगे, उसके बाद कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्जन क्लियर है सर, पहले ये फिर बाद में वो, बाद में ये पहले ये, कुछ भी कर लेंगे। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें हिंट इसलिए दे रहा था कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि हमें ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब ये चीज उन्हीं लोगों के समझ में आएंगी जो थोड़ा सा पढ़े लिखे। अब जरा समझना, ये काम करते हैं, एक सवाल लेते हैं, ये एक सैंपल ले लेते हैं। ठीक, इस सैंपल का कुछ वेट ले लेते हैं, मान लीजिए 52 ग्राम हीलियम एटम्स ले लेते हैं। ठीक, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने हैं। ये सवाल बड़ी ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। अब तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर मुझे तो हीलियम के बारे में पता ही नहीं है कि हीलियम के एक एप्पल का वेट कितना होता है। तो भाई मेरा सजेशन है, मैंने पहले भी बोला था, तुम्हें याद कर लेना चाहिए। हीलियम के एक एप्पल का वेट 4u होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कुल मिला के टोटल न्यूक्लियॉन्स 4 होते हैं। क्लियर है ये बात?
4 प्रोटॉन्स, सॉरी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, कुल मिला के 4 न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? यानी हीलियम एक ऐसा आदमी है जिसमें 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। इनफैक्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो तुम सब जानते हो न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन मास में कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो मास में कितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? 4 न्यूक्लियॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, और 4 न्यूक्लियॉन्स का मतलब कितना वेट हुआ? 4u। क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? यस सर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ मुझे सवाल में पहले से पता था कि हीलियम के एक आदमी का वेट 4u होता है, बस बात खत्म। अब ये बताइए, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कैलकुलेट करने, ठीक, मेरे पास 2 तरीके हैं। क्या कोई आदमी मुझे अपने पहले वाले तरीके से आंसर बता सकता है? कैसे अप्रोच करूंगा मैं? नंबर पहले मैं मोल्स निकालूंगा, उसके बाद पार्टिकल्स निकालूंगा, या डायरेक्ट पार्टिकल्स निकाल सकता हूं? डायरेक्ट पार्टिकल्स डायरेक्ट पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट पार्टिकल। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ, अब बताओ क्या करना पड़ेगा? सर टोटल वेट को, सर टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ वन एटम। बिल्कुल सही। अब जरा समझना तुम बात को, ये आ जाएगा 13 अपॉन 1.66 इंटू 10 रेज पावर -24 एंड दैट इज 13 Na। क्लियर है? यस सर। अब यार Yes, तुम sir. जरा समझो, जरा समझने की कोशिश करना। ये तुम इसलिए कर पा रहे हो, तुम्हारे लिए ये चीज भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि सर यू को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद मुझे ये बात पहले से पता है कि 1/1.66 इंटू -24 को मैं अवागाड्रो नंबर बोलता हूं। ये तुम्हें पता है, ठीक। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जिसको ये बात नहीं पता, ठीक, वो क्या करेगा? वो करेगा सर सबसे पहले 52 ग्राम को 4u से डिवाइड करेंगे। फिर उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि u का ग्राम कन्वर्जन क्या है। क्लियर? यस सर। फिर उसको ये भी पता होना Yes, चाहिए कि sir. 1/1.66 को Na कहते हैं, तब जाके उसका आंसर 13 Na आएगा। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, अब इसको भूल जाते हैं, दूसरा मेथड लगाते हैं, यहीं पर दूसरा मेथड लगाते हैं। नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या मैं ये भी कर सकता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम पहले निकाल लूं? यस सर। चलिए बताइए, मोल्स हीलियम के निकालने के लिए किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टोटल वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, दैट इज ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम। इफ द 1 मॉलिक्यूल वेट इज 4u, सो द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम विल बी 4 ग्राम। यस सर। तो आपने 4 ग्राम से इसको दे मारा और आ गए मोल। कितने मोल? 13 मोल। क्लियर? 13 मोल। और बाय डेफिनेशन 1 मोल इज Na। यस सर। यस 13 मोल इज 13 Na। बात खत्म हो गई। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकला है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकला है फाइनली 13 Na। आंसर दोनों सूरतों में सेम आ रहा है सर, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। आप जैसा दिल करे वैसे आंसर निकाल दीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक, अब तुम मुझे ये बताओ, एक जनरल बच्चे के लिए इन दोनों में से सही और आसान मेथड कौन सा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, क्योंकि मुझे मेरा भी, और मैं भी तुम्हारी जगह हूं, तो मैं यही करूंगा कि जब मुझे सैंपल का वेट दिया जाए तो मैं फटाक से पहले मोल निकाल लेता हूं ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके, और उसके बाद अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। समझ में आया? क्योंकि 1 मोल Na, तो इतने मोल Na, ठूस दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं सर, लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है जो बच्चों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि आप यू से डिवाइड करेंगे, पहली बात यू से डिवाइड करेंगे, तो यू से डिवाइड करने के बाद उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि 1/1.66 को Na कहते हैं, तब जाके आंसर आपका 13 Na आएगा। क्योंकि तुम्हें पता है तो तुम्हें दोनों मेथड एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस मेथड को हमेशा अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं भाई ये कोई नहीं मेथड होता, एटम्स निकाले ही नहीं जा सकते बिना मोल निकाले, उनका यह मानना है। पता नहीं तुम इस बात को मानते हो कि नहीं। अगर तुमने पहले 9th में पढ़ा होता ना, या तुम्हें 9th की बात याद होती, तो तुम खुद ये कहते कि सर हमें भी यही पता है कि मोल्स निकालने के बाद ही अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एटम्स निकाले जाते हैं। आप पहले एटम कभी नहीं निकाल सकते। जबकि जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी वो कहता है ये क्या बदतमीजी है यार, कि पहले एटम क्यों नहीं निकाल सकते? टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दो, एटम्स आ जाएंगे। एक एप्पल का वेट निकालना आना चाहिए ना। मुसीबत यह है कि बच्चों को एक एप्पल का वेट निकालना नहीं आता। जिन बच्चों को एक एप्पल का वेट निकालना आता है उनके लिए सब आसान है। मुझे पता है हीलियम के एक एप्पल का वेट 4u होता है बस। फिर u का ग्राम कन्वर्जन आना चाहिए ताकि आप अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, अवागाड्रो नंबर के टर्म्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल पाए। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। कितना मुश्किल सवाल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ किताब से फॉर्मूला याद करके जाते हैं। अब जरा सुनना मेरी बात। अगर मैं कभी तुमसे ये पूछूं, या तुम अपने फ्रेंड से भी कभी डिस्कस करना, एक बार बात करना, यार ये बताओ अगर मैं तुम्हें सैंपल का वेट दे दूं तो तुम उस सैंपल में कितने एप्पल्स पड़े हैं ये कैसे निकालो? उसका पहला आंसर तुम सुन लेना, और ये कंफर्म है, वो ये बोलेगा कि भाई साहब सबसे पहले मोल निकाल लेंगे और मोल निकाल के अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो ये आंसर देता है तो तुम उसके फौरन पलट के बोलना बिना मोल निकाले पार्टिकल निकाल के दिखाओ।
वो फौरन पलट के बोलेगा सवाल ही नहीं उठता, बिना मोल निकाले पार्टिकल कैसे निकलते हैं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि एक एप्पल के वेट से डिवाइड करके भी डायरेक्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, इसका मोल से कोई लेना देना नहीं। तुम सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ये फायदा मैं दिखाता हूं कि तुम्हें ये दूसरी दोनों बातें क्यों बताई गई। इस सवाल को इन दोनों मेथड में से ज्यादा आसान मेथड कौन सा लगता है लॉजिकली? हम ये नहीं कहते कि हमें तो ऊपर वाला भी आता है सर, लॉजिकली सर ये सिंपल लगता है। सबसे पहले ग्राम से डिवाइड करेंगे, सीधे सीधे मोल आ जाएंगे, और मोल के बाद Na ठूस देंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। सर इसमें ज्यादा कुछ झंझट ही नहीं, वहां तो दुनिया भर की बकवास है। पहले यू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1/Na को 1.66 को Na बनाएंगे, झंझट। मेरी बात मानते हो? यानी ये कंफर्म है इस सवाल को करने का सही तरीका ये वाला लगता है? Yes, sir. यानी पहले मोल फिर पार्टिकल्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं सेम सवाल दूसरा देने जा रहा हूं, सेम दूसरा सवाल बिल्कुल सेम। क्या है जरा समझना सब लोग, तब अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें इतने 2 क्लासेस से ये बात क्यों समझा रहा था। अब तुम देखना जरा, ये सवाल है, सेम सवाल है, सिर्फ एक फर्क के साथ। नाउ दिस इज अ सैंपल ऑफ 52 यू हीलियम एटम्स। सवाल है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने। अभी तुमने ये बताओ कौन सा मेथड ज्यादा लॉजिकल बताया था, पहले मोल निकाल कर पार्टिकल्स निकालना या पहले पार्टिकल्स निकाल लेना डायरेक्ट? कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा लॉजिकल लगा था अभी इससे पहले वाले सवाल में? निकालना। तो पहले मोल्स फिर पार्टिकल्स। ठीक है, तो यही काम भाई जो लॉजिकल लगा है तो हर सवाल में लगना चाहिए। तो चलिए सर इस सवाल में भी यही काम करेंगे, हमने तो याद कर रखा है पहले मोल फिर पार्टिकल, क्योंकि यही बताया जाता है, यही सीखा है, यही किताबों में दिया गया है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बिना मोल निकाले पार्टिकल्स नहीं निकल सकते, तो चलिए मोल निकालते हैं। अब सोचिए आप, तुम मेरी बात समझ रहे हो, तुम पहले ही स्टेप में फंसने जा रहे हो। देखो अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, याद है? Yes, sir. अब Yes, ये sir. बताइए टोटल वेट कितना है 52 U. और ग्राम 52 एटॉमिक वेट कितना है? 4 grams. 4 अब ग्राम। देखिए मामला यहां फंस रहा है। ये अब आदमी, वो वाला आदमी फंस गया, वो कह रहा है अजीब बदतमीजी है, ऊपर यू नीचे ग्राम। अब मान लीजिए वो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, तो क्या करेगा? सर यू को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए यू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब मुसीबतें चालू हो रही। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम एंड इट विल बी 13 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत बढ़िया, भूल जाते हैं। ये निकल के क्या है बेटा? क्या निकला ये? तो मोल्स। मोल्स निकले हैं, क्योंकि सर हमने तो यही सीखा है पहले मोल, और इससे पहले वाले सवाल में वही फायदा भी हुआ था, तो पहले मोल आ गए। अब नहीं, ग्राम नहीं आएगा यार, ये मोल होगा, ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये आपका मोल आ गया, इतने मोल आ गए। अब बताइए जरा मोल के बाद पार्टिकल्स कैसे निकलते थे? तो Na हटा के एने मल्टीप्लाई, एने से मल्टीप्लाई कर देते थे। 13 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इतने मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? एक मोल में Na, तो इतने मोल में इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23। और दुनिया जानती है ये दोनों में। अब देखिए उस आदमी के बारे में सोचिए जिसको नहीं पता है कि इनका मल्टीप्लीकेशन 1 होता, वो मल्टीप्लाई करेगा पहले, कितना टाइम बर्बाद होगा। तुम्हें तो पता है, इसलिए तुम्हारे लिए आसान है कि इनको मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? 1। कितने पार्टिकल्स आ गए? 13। सिर्फ 13। यानी आपका मेथड क्या था? सर मैंने याद कर रखा है, जब भी मुझे सैंपल गिवन होगा मैं सबसे पहले मोल निकालूंगा और मोल निकाल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूंगा, बात खत्म हो गई। अब इस सवाल को तुम उस वाले मेथड से करो जो तुम्हें समझ में आता है, जो एक दूसरा मेथड था। चलिए दूसरा मेथड निकालते हैं। ये हमारा पहला मेथड हो गया और ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब ये बताइए, अगर मैं टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 हीलियम एटम कर दूं, अब क्या निकल के आने वाला है जरा बताओ? Sir, 52 U upon 13 U. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आने वाले हैं, यही निकालना है तुम्हें। ठीक, चलिए जरा डिवाइड करके देखते हैं। 52 यू किससे डिवाइड करेंगे? 4 U. और यू से क्या आ रहा है? 13. तो 13 तो हमारा भी आ रहा है, लेकिन तुम्हारा 13 बैंड बजने के बाद आ रहा है और ये 13 डायरेक्ट आ रहा है। अब बताओ, अब मेथड ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ? Sir, पहले वाला. लेकिन इससे पहले वाले सवाल में तो वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा था, इस सवाल में ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। अरे तो सर मेथड क्या होता है सर? हम सवाल को देख के डिसाइड करेंगे ना, हमें सारी चीजें क्लियर है सर, हम इतना अकल थोड़ी ना लगाते हैं, हमें सारी बातें क्लियर है। आप बताइए सवाल क्या है? अब मैं तुम्हें बताता हूं। अगर सैंपल का वेट यू में गिवन,
तो बेहतर है सीधे एक एटम के वेट से डिवाइड करो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर निकालो, बात खत्म। मोल वोल से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर सैंपल का वेट ग्राम में गिवन, इससे पहले वाला सवाल, तो बेहतर है कि पहले मोल निकाल लो और मोल के बाद अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एटम से। सब लोग अपने आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि मुझे कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, क्योंकि मैं ज्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं, और क्योंकि मैं केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये बात समझ में आती है कि सैंपल के वेट को एक मोल के वेट से डिवाइड करने से मोल आते हैं, और उसके बाद पार्टिकल्स निकालने के लिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दूसरी बात, मुझे यह भी पता है कि पार्टिकल्स ही निकालने के लिए मोल को बाईपास किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सीधे सीधे एक पार्टिकल के वेट से डिवाइड करना पड़ता है। अब आपके ऊपर है आपको कौन सा मेथड कब लगाना है, ये आप डिसाइड करिएगा। मेरा सजेशन यह है कि अगर सैंपल का वेट यू में गिवन है तो बेहतर है सीधे एक पार्टिकल के वेट से डिवाइड करो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बाहर निकालो, खेल खत्म। और अगर आपको सैंपल का वेट ग्राम में गिवन होता तो बेहतर है कि पहले ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके मोल्स निकालिए और उसके बाद अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके पार्टिकल्स निकालिए। सब लोग आराम से समझना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके ऊपर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करो। सर हाँ, अरे क्वेश्चन था। हम्म, तो जैसे जेई का पेपर तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, फिर तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते नहीं है। तो हाँ सर बिल्कुल। तो सर अगर हम पहले मेथड से करें जिसमें हम पहले नंबर ऑफ वो निकालते हैं, सर हमें पता है कि सीधा 52 ग्राम पर न्यूटन को सीधा एनए लिख सकते हैं सर। हाँ तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए तो दोनों मेथड सिमिलर है बेटा, क्योंकि तुम्हें पिक्चर क्लियर है, तुम्हें पता है यार इसको यू में कन्वर्ट करने का ये मतलब होता है और 1/this एनए बन जाता है। तुम्हारे लिए दोनों बातें चुटकी जैसी हैं। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हमें पिक्चर क्लियर करनी है कि भाई ऐसा ये कोई फंडा नहीं होता कि पहले मोल ही निकलेंगे फिर पार्टिकल निकलेंगे ना। हम पहले पार्टिकल निकालते हैं बाद में मोल निकालते हैं, पहले मोल निकालते हैं बाद में पार्टिकल निकालते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी। मर्जी आपकी है, जैसा करना करिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जेई वाला नहीं देखता कैसे करना क्या नहीं करना। इसीलिए बेहतर यही है कि कोई झंझट नहीं है, आपको जैसा मेथड समझ में आ रहा है, जो उस टाइम स्ट्राइक कर जाए या जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिए। तुम सही कह रहे हो कि क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है कि सर ये भी हमें पता है कि डिवाइड करने से ये एनए बन जाता है, ये उल्टा होकर एनए बन जाता है, हमें सारी चीजें क्लियर है। आपका जैसा दिल करे वैसे करिए। समझ में आया ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब एक एक सवाल और ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो ये मुश्किल हो गया भाई। न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम एंड इतने यू सैंपल ऑफ CaCO3। बढ़िया ऑब्जेक्टिव एकदम, बिल्कुल मेंस लेवल का एक अच्छा ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। मेरे पास दो सैंपल है, एक 100 ग्राम का सैंपल है, एक पता नहीं कितने ग्राम का सैंपल है। कितने कितने है ये? 1 लाख 10 लाख पता नहीं क्या है। 1 लाख यू, यानी कहने का मतलब ये हुआ एक सैंपल 100 ग्राम का है, एक सैंपल 1 लाख यू का। दो अलग अलग सैंपल। आपसे पूछा जा रहा है इस सैंपल के अंदर जो कि 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, इस सैंपल के अंदर, और एक दूसरा सैंपल है जो 1 लाख यू जिसका वेट दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल। ये दो सैंपल, इन दोनों में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के क्या क्या नंबर हैं ये बताने। बहुत बढ़िया एकदम। अरे यस सर। शाबाश। लॉजिक क्या होना चाहिए? लॉजिक होना चाहिए कि सर इस सैंपल में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं ये पता कर लेते हैं, और एक पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मुझे पता है।
मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। वही वाली कहानी, पुरानी बात समझ में आई? यानी अगर मुझे ये पता चल जाए एप्पल कितने, और मुझे ये पता चल जाए कि एक एप्पल में येलो और ब्लैक सीड्स कितने, तो मल्टीप्लाई करके टोटल ब्लैक और टोटल येलो निकल आएगा। यस सर। ठीक, मुझे ये बताओ, सबसे पहले सैंपल में नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने के लिए मोल निकालकर एप्पल निकालना समझदारी है, या पहले एप्पल निकाले? आता तुम्हें सब कुछ है, बट हमारा दिमाग क्या कहता है? सैंपल का वेट ग्राम में दे रखा है सर, सीधे वेट निकालिए, मोल निकालिए। बताओ, क्लियर है? यस सर। यानी बेस्ट है सर, Yes, sir. सबसे पहले मोल बताइए, कितने मोल? 100 ग्राम्स। 100, अरे मोल, 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने एप्पल? 1 एन एप्पल्स। क्लियर? एक एप्पल में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ये पता चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर आ जाएगा। यस सर। बस खत्म हो गया यार। एक एप्पल Yes, से sir. जाके कोने में बात कर लेते हैं। ये आए कोने में और कैल्शियम कार्बोनेट से पूछा, जरा अपने आप चेक करो, 50 प्रोटॉन, 50 न्यूट्रॉन्स और 50 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यस सर। यानी 1 calcium Yes, carbonate sir. has 50 protons, so 1 apple has 50 yellow seeds, and you have total Na apples, so total number of yellow seeds will be, कितने आ गए? 50 Na, 50 Na, 50 Na 50 Na, and 50 Na। 50 ये Na. ये मेरा आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। चलिए भूल जाते हैं। अब आते हैं सर इस वाले सवाल को कैसे करेंगे। हमने कहा सेम सवाल है, नंबर ऑफ आदमी बताइए और एक एप्पल के अंदर सीड्स पता है, सेम, और कोई लॉजिक ही नहीं है। अब ये बताइए, नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने के लिए पहले मोल निकाले? सीधा पार्टिकल। सीधे सर पार्टिकल निकालिए ना, मोल कहां से? बीच मोल थोड़ा निकालने सवाल में, सीधे पार्टिकल निकालिए ना। और क्योंकि वेट यू में दे रखा है, तो सीधे यू वाले वेट से डिवाइड। बताओ, क्लियर है बात? यस सर। यानी Yes, नंबर sir. ऑफ एप्पल्स बताइए, नंबर ऑफ एप्पल्स यहां कितने आ जाएंगे, कैसे लिखें? So 1000. ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक, अब आ गए नंबर ऑफ एप्पल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? डायरेक्ट निकल आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1,00,000 को आपने एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गई बात। जब आप एक एप्पल के वेट से डिवाइड करेंगे तो यू हैव 1000 एप्पल्स, 1000 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। अब बताइए क्या करना है सर? एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन है, तो 1000 में 50,000 हो गए, सो ऑन। यानी अब आप आसानी से प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। 50,000 प्रोटॉन्स, 50,000 न्यूट्रॉन्स और 50,000 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यस सर। सब लोग आराम से Yes, समझने की sir. कोशिश करो भाई। मैं फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा यार, वो फॉर्मूला 9th में भी पढ़ा था तुमने, लेकिन मैं तुम्हें फॉर्मूले से रिलेट कुछ नहीं करना चाह रहा। मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह तो खुद ही डिराइव, कोई ऐसा तो ना आसमान से टपके होंगे, फॉर्मूला तो खुद ही डिराइव हो गया। अब बताओ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला क्या होगा मोल निकालने का? अगर सैंपल के वेट को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आते हैं? मोल। क्या फॉर्मूला क्या है तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सर एक मोल के वेट से डिवाइड करोगे तो मोल आएगा, और एक पार्टिकल के वेट से डिवाइड करोगे तो पार्टिकल्स आएंगे। इसमें फॉर्मूला क्या करेगा? ये तो ऐसी लॉजिकल है। हाँ, मैं फाइनली एक फॉर्मूला जरूर नोट करूंगा जिसको यूज करना है, जो हम यूज कर भी रहे हैं। यानी इस वाले सवाल का जो आंसर है वो बहुत क्लियर है। इस सवाल का आंसर, इस वाले पार्ट का आंसर ये आ रहा है, और इस वाले पार्ट का जो आंसर है वो ये आ रहा है। अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। आदित्य मिश्रा, क्लियर है बेटा? यस सर। लवली रावत, क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है। अनन्य शर्मा, क्लियर है? यस सर। शाबाश। नैतिक, क्लियर है बेटा? Yes, sir. मुदित, मुदित क्लियर है बेटा? आगरा सेंटर में किसी को कुछ पूछना है? आगरा सेंटर में एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओ अपने राइट में। हाँ, अब आए हो पिक्चर में, शाबाश। अरे ये तो गौरव लग रहा है यार। सौरभ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वैभव। हाँ वैभव, कहाँ थे यार? अरे इतना छुपे हुए बैठे हुए हो। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अब क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट जो है, यूनिट की कन्वीनियंस हम उसमें मेथड अप्लाई करें। हाँ, मतलब अब मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं अब थोड़ा सा तुम समझ लो बात को।
मतलब आप कुछ, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ कुछ याद नहीं करना है। मतलब सुनो कि भाई बिना मोल निकाले पार्टिकल निकल ही नहीं सकते, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मोल तो जबरदस्ती बीच में ठूस रहे हो तुम। मैं पार्टिकल निकाल सकता हूं, बताइए कहां मोल निकाले मैंने? ये आगे पार्टिकल मेरे 1000। तो पार्टिकल निकालने के लिए यहां पर भी तुमने की मेहनत की है, लेकिन यहां पहले क्या निकाले? मोल, उसके बाद पार्टिकल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने हैं तो एक रास्ता है, पहले मोल निकालिए और फिर अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एप्पल्स निकाल लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि सीधे एप्पल के वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ एप्पल्स निकाल लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करते वक्त क्या करना समझदारी लगती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैंपल का वेट यू में दे रखा है तो सीधे यू वाले से डिवाइड करके नंबर ऑफ एप्पल्स निकाल लो, और अगर सैंपल का वेट ग्राम में दे रखा है तो पहले मोल निकाल लो, उसके बाद पार्टिकल्स निकाल लो। दोनों सिमिलर है, कैसे भी कर लो। ठीक है, ये आगे बढ़े, अब जरा सा एक स्टेप और आगे बढ़े। यस सर। ठीक, Yes, sir. अगले स्टेप पर आना चाह रहे हैं, और अगला स्टेप है हमारा ये। इसके बाद चीजें जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, और वो है अवागाड्रोस हाइपोथेसिस। बिल्कुल फर्जी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बड़ी सीधी सी बात कर रहा है, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, फिर कोई केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री सिर्फ इस आदमी का नाम बस। ठीक, तुम खुद अपने हिसाब से समझ के देखना जरा। वो ये कहना चाह रहे हैं, अवागाड्रो साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। समझो, यानी ये कहना चाह रहे हैं, अवागाड्रो साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो गैसेस के प्रेशर और टेम्परेचर सेम, तो उन दोनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम माने जाएंगे अगर उनका वॉल्यूम भी सेम हुआ तो। यानी जरा समझना कहना क्या चाह रहा है। कहना वो ये चाह रहा है, यही थोड़ा सा लिख के देखते हैं। कहना वो चाह रहा है कि मेरे पास एक सैंपल ये है और एक सैंपल ये। इस सैंपल के अंदर ए गैस पड़ी हुई है, इस सैंपल में बी गैस पड़ी हुई। अब कहना वो ये चाह रहे हैं, ये जो अवागाड्रो साहब हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, आप एक गैस ए है, एक गैस बी है, दोनों अलग अलग गैसेस हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, इस गैस का अपना एक टेम्परेचर होगा, इस गैस का भी अपना एक प्रेशर होगा, इस गैस का भी अपना एक टेम्परेचर होगा। अगर ये प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम हो, अगर इस गैस का टेम्परेचर और इस गैस का टेम्परेचर भी सेम हो, तो लॉ ये कहता है कि अगर इन दोनों गैसेस के वॉल्यूम भी सेम ले लिए गए तो इन दोनों कंटेनर्स के अंदर ए और बी गैस के मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ना समझो बात। देखो, मैं यहां पर एक चीज वैसे तो जोड़ सकता हूं, जोड़ना भी चाह रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझनी तो है ही, तो लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अभी टेंशन मत लेना। मैं तुम्हें एक इक्वेशन देने जा रहा हूं, वो जो इक्वेशन है उसका आगे डेरिवेशन भी बताया जाएगा, उस इक्वेशन को बहुत इलैबोरेट फॉर्म में बताया भी जाएगा। इक्वेशन ये है कि किसी भी गैस के प्रेशर को, उसके वॉल्यूम को और उसके टेम्परेचर को इस रिश्ते के साथ जोड़ा जाता है, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, P is the pressure of gas, T is the absolute temperature of the gas, absolute temperature that is in Kelvin wala, N is the number of moles of the gas। है यार, ये जादू हो रहा है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और जो T हमारा क्या बचा, N हो गया V। V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और R मेरा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट होता है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स। अब आप ये बताइए, इस इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या लगता है? मान लीजिए मैं अगर तुमसे कहूं कि ये इक्वेशन सही है और ये कहीं से आई है, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कहां से आई है, मैं इसका डेरिवेशन तुम्हें गैसियस स्टेट के अंदर दिखाऊंगा, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, यानी गैस के प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो N इंटू R इंटू T के बराबर होगा, वेयर N इज द मोल्स ऑफ द गैस, R इज द कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब तुम ये बताओ, इस गैस के लिए और इस गैस के लिए क्या क्या चीजें कॉमन बताओ? क्या इस गैस का प्रेशर और इस गैस का प्रेशर सेम बोला है लॉ में? यस सर। Yes, sir. देखिए, अंदर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, क्या इस गैस का टेम्परेचर और इस गैस का टेम्परेचर भी सेम बोला जा रहा है? यस सर। ठीक, Yes, sir. क्या इस गैस का वॉल्यूम और उस गैस का वॉल्यूम भी सेम बोला जा रहा है? यस सर। Yes, sir. अब बताइए, अगर ये इक्वेशन पहले वाले गैस के लिए लगाते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT, और जब दूसरी गैस के लिए यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT,
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। यस सर। Yes, मेरी बात sir. समझने की कोशिश करना। इस गैस का P, इस गैस का V और इस गैस का T सेम, इस गैस का P, इस गैस का V और इस गैस का T भी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों गैसेस के PV T वैल्यू सेम है, R तो कांस्टेंट होता है, तो एक और चीज कांस्टेंट होनी, एक और चीज सेम होनी चाहिए, दैट इज N, मोल्स। बताओ समझे यस सर। क्या Yes, बताना sir. चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास दो सैंपल हो गैस के, इस सैंपल के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और इस सैंपल का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम अगर सिमिलर है, तो इन दोनों जगहों पर गैस के मोल सेम होंगे, और जब गैस के मोल सेम होंगे तो तुम्हें पता ही है पार्टिकल्स भी सेम होंगे। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। Yes, यानी sir. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए गैस के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PA VA इज इक्वल टू NA R TA। क्लियर? जो बी गैस की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PB VB इज इक्वल टू NB R TB। क्लियर? अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो जरा सोच के बताना मैं जो कैंसिल कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं। PA से PB कैंसिल, क्यों? क्योंकि PA सेम है, प्रेशर सेम है। अच्छा, Yes, sir. VA से VB कैंसिल, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम बोला गया Yes, है। sir. अच्छा, TA से TB कैंसिल, यस क्योंकि सर। टेम्परेचर भी Yes, सेम बोला sir. गया है। R और R कैंसिल, क्योंकि दोनों कांस्टेंट होते हैं। यस सर। इस इक्वेशन से क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है कि Na की वैल्यू NB के बराबर होगी? Yes, sir. क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि दोनों कंटेनर्स में गैस के मोल्स सेम। यार यहां कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ स्मेल सी भी आ रही है। बताओ ये वाली बात समझ में आई? अब तुम ये बताओ, जब दो कंटेनर्स के मोल सेम हो तो क्या चीज सेम आती? पार्टिकल सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे तो वही इक्वेशन वो बताना चाह रहा है, वही लॉ भी बताना चाह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, अगर वॉल्यूम सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन सेम है, तो मोल्स के सेम होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ये हमारा अवोगाड्रोस लॉ ऑफ हाइपोथेसिस। इसके साथ एक बात याद करनी है कि अगर किसी भी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर ले लिया जाए तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर फिक्स होता है, चाहे गैस कोई भी। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm प्रेशर। इन दैट केस द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस इज 22.4 लीटर। यानी अवोगाड्रो साहब का मानना यह है कि अगर आप कोई भी गैस का एक मोल ले लें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर उस एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। हमें यह बात याद रखनी, बिल्कुल आराम से पहले इस बात को नोट करते हैं, आराम से समझते हैं। और ये बात सिर्फ याद करने की है, तुम इसको डिराइव करके देख सकते हो। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं 22.4 कहां से आया, वो यहां से भी निकल आएगा। खुद अकल लगाओ ना यार। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू ये रख दूं, वॉल्यूम मुझे निकालना है, टेम्परेचर की वैल्यू ये रख दूं, एक मोल गैस की बात हो रही है, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अगर मैं तुम्हें सिर्फ आर कांस्टेंट की वैल्यू बता दूं, आर की, तो तुम अपने आप वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? यस सर। Yes, ये sir. निकल आएगा। मैं आर की वैल्यू बता नहीं रहा, मैं बता रहा हूं कि कमाल नहीं है ये निकल आएगा पीवी और आरटी इक्वेशन से। आज तुम्हें इस इक्वेशन के डेरिवेशन या इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन सब लोग इस बात को ध्यान रखें, ये कोई कमाल नहीं है। ये अवोगाड्रो साहब ने कोई कमाल नहीं कर दिया। प्रेशर, टेम्परेचर और एन की वैल्यू पुट करने से उन्होंने वी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई। ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन मैं आज इस बात को सिर्फ याद कर रहा हूं कि अगर मेरी गैस स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है तो उसका एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। मुझे ये बात याद करनी है बस। मैं अभी एक आज एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें उससे और क्लियर हो जाएगा। सर आइडियल गैसेस का मतलब क्या हुआ? यार देखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बात समझाना। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी जो गैस है वो एक आइडियल गैस, ठीक, लेकिन एक्चुअली दुनिया की कोई भी गैस आइडियल नहीं। समझो मेरी बात को। यानी मैं ये लॉ जो बना रहा हूं, ये जितनी भी बकवास चलेगी, ये सारी बकवास गैस को आइडियल अज्यूम करके की गई। आइडियल का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो 0 होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जबकि एक्चुअली दुनिया की कोई गैस ऐसी नहीं होती जिसके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ना होते हो या जिनके मॉलिक्यूलर साइज को 0 कंसीडर किया जाता हो। कोई गैस ऐसी नहीं होती।
समझ लो ना। तो हम जो भी सिचुएशन डिफाइन कर रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो भी कुछ है वो आइडियल सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया है। आइडियल जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी 1 मोल गैस हो तो आइडियल सिचुएशन में उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर अज्यूम किया जाता है। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। ये नोएडा वाले अंधेरे में क्यों आ गए भाई? सर पता नहीं, लाइट चली गई है। अच्छा, ये मैं बोर्ड दिखाई दे रहा है तो टीवी चल रहा है? यस सर वो सब चल रहा है। अच्छा, ये कैसा लाइट है यार? बहुत सोच के बताना। ये 2 अलग अलग सैंपल्स हैं। इन दोनों सैंपल्स में क्या एक चीज तो कॉमन है ही? बताओ। सर नंबर ऑफ मोल। शाबाश, वो तो लिख ही रखे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स तो कॉमन है। बड़ा अच्छा आंसर दिया तुमने, यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो कॉमन। चलिए ठीक। अच्छा, और सोच के बताना, और क्या चीज कॉमन? सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यार ये वाला तो तुमने अच्छा आंसर दिया है, लेकिन अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं ये नहीं सुनना चाह रहा हूं अभी। तुमने बड़ा अच्छा आंसर दिया, शाबाश, लेकिन अभी हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी इस पूरे कलेक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। क्या ये कहना गड़बड़ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे? यस सर। number of molecules of CO2 they will be equal to number of molecules of O2। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। भाई बड़ा क्लियर है यार। अगर मेरे पास 2 मोल है तो कितने मॉलिक्यूल हुए? मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं? Na से मल्टीप्लाई करके। यस सर। यहाँ 2Na मॉलिक्यूल्स हो गए किसके? CO2 के। और यहां भी 2Na मॉलिक्यूल्स हो गए किसके? O2 के। यानी दोनों सूरतों में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 2Na। समझ में आया ये? यस सर। अब ये बताओ, क्या दोनों जगहों पर एटम्स भी सेम है? नो सर। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि एटॉमिसिटी सेम नहीं। इस CO2 की एटॉमिसिटी 3 है और इस O2 की एटॉमिसिटी 2 है। मॉलिक्यूल्स तो सेम है लेकिन एटम सेम नहीं है। तुमने याद किया, अभी तुमने देखा मैंने लॉ में क्या लिखा था? मॉलिक्यूल सेम होंगे लेकिन एटम सेम हो ये जरूरी नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिसिटी। क्लियर है? यस सर। यानी ये तो क्लियर है sir. टीचर। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन CO2 दे आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन O2। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो CO2 है उसके अंदर जो टोटल एटम्स होंगे वो होंगे 2Na इंटू 3 दैट इज 6Na, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 2Na इंटू 2 दैट इज 4Na। बताओ क्लियर है? यस सर। सर ये एक क्यों? और बता दीजिए। यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे पहले आपने क्या किया कि सर दोनों सैंपल के मोल सेम है। तो जब दोनों सैंपल के मोल सेम है तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके जो एंटिटीज निकल के आएंगी वो सेम आएंगी। और जो एंटिटी का नाम है वो है CO2 मॉलिक्यूल, एटम नहीं, या मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये हुआ जो नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहां 2Na होंगे और यहां O2 मॉलिक्यूल्स भी 2Na होंगे। यानी दोनों जगहों पर मॉलिक्यूल सेम होंगे 2Na। लेकिन जब तुम एटम्स कैलकुलेट करते हो तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहां पर 2Na मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के और इसकी एटॉमिसिटी 3 है और इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2Na को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2Na को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे टोटल वो 6Na आएंगे और यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे वो 4Na आएंगे। यानी मॉलिक्यूल्स तो सेम है लेकिन एटम सेम नहीं। बताओ समझे बात? यस सर।
यानी मुझे इस बात का थोड़ा Yes, सा ध्यान sir. रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सैंपल हो जिसमें मोल सेम है, तो ये कंफर्म है कि उसके अंदर पड़ी हुई एंटिटीज सेम होंगी। वो एंटिटीज वो होंगी जो उस सब्सटेंस को बना रही, उस सैंपल को बना रही। यहां पर उस एंटिटी का नाम है CO2 और यहां पर उस एंटिटी का नाम है O2। तो यानी नंबर ऑफ CO2 यहां पर एंड नंबर ऑफ O2 यहां पर वो सेम होंगे, दे बोथ आर 2Na। लेकिन जब बात आप एटम्स की करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर और नंबर ऑफ एटम्स यहां पर अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों लोगों की एटॉमिसिटी वो डिफरेंट। समझ पाए बात? यस सर। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो जरा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हटा दे भाई। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए और क्लियर होगा। एक सैंपल ये है और एक सैंपल ये है। इस सैंपल में हम ले लेते हैं थ्री मोल्स ऑफ O2 और यहां ले लेते हैं 2 मोल्स ऑफ O3 गैस। अब जरा बताओ, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है जो मैं लिखने जा रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल 1, दिस इज सैंपल 1 एंड दिस इज सैंपल 2, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल 2। ये तो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ही गलत है। यस सर। Yes, sir. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, अब क्या ये ठीक है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल 2, ये सही है? तो सर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर जब यहां 3 मोल है तो यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एंटिटीज होंगे, एंटिटी का नाम क्या है? O2। O2 कितने होंगे? 3Na और यहां जो 3Na एंटिटी है उसका नाम क्या है? ओजोन। यहां ये कितने होंगे? Ozone. 2Na 2Na। यानी 2Na। 3Na और 2Na एंटिटीज के नंबर सेम नहीं है एंड दीज एंटिटीज आर मॉलिक्यूल्स, सो द मॉलिक्यूल्स सेम नहीं है। चलिए ठीक है, क्या ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सैंपल 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सैंपल 2? अब ये लिख सकते हैं? No, sir. यस सर। अब लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 2 है, तो जब इस एंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6Na आएंगे। यस सर। और इसकी एटॉमिसिटी 3 है, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएंगे। यस सर। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, यानी ये स्टेटमेंट सही, बिकॉज द एटॉमिसिटी ऑफ O2 इज 2 एंड द एटॉमिसिटी ऑफ O3 इज 3। तो जब आप एंटिटीज को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सब लोगों को याद होगा कि मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इस सैंपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3Na है और एटॉमिसिटी 2 है, तो एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 3Na into 2। यहां पर अगर मॉलिक्यूल्स हमारे 2Na है और एटॉमिसिटी 2 है, तो यहां पर एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? यार ये कोई गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, ये 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों जगहों पर एटॉमिसिटी डिफरेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर हो सकते हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने? दे आर 6Na एटम्स। बताओ ठीक है? यस सर। Yes, sir. सर पर ये सिर्फ एक ही सिनेरियो में हो सकता है ना किस सिनेरियो में? सर? जिसमें मोल्स का जैसे नंबर ऑफ मोल्स थे उसकी जगह वो उसकी एटॉमिसिटी में चले गए और एटॉमिसिटी के मोल्स में चले गए। हाँ बिल्कुल, वो मल्टीप्लाई होने से सेम आना चाहिए बस। Yes, मतलब आप समझ रहे हो, अगर वो मुझसे पूछता है कि किसी भी मॉलिक्यूलर 2 सैंपल्स में नंबर ऑफ एटम सेम कब होंगे, मेरा तुम्हें सवाल समझ में आया मेरा? सर। यस सर। 2 मॉलिक्यूलर सैंपल्स, Yes, दे sir. आर एटॉमिक सैंपल्स और मॉलिक्यूलर सैंपल्स। रिपीट करना सर। ये मॉलिक्यूलर सैंपल है या एटॉमिक सैंपल्स है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर, दे बोथ आर मॉलिक्यूलर। Molecular. तो किन्हीं भी 2 मॉलिक्यूलर सैंपल्स में नंबर ऑफ एटम्स वो तभी सेम होते हैं
जरा सोच के जवाब देना। वो तभी सेम होते हैं जब दोनों सैंपल के मोल सेम हो। ट्रू और फॉल्स? In two molecular samples, the two different molecular samples, the number of atoms will be same only if the number of moles are same. True or false? false. अगर दोनों जगहों पे नंबर ऑफ मोल सेम हो तो भी एटॉमिसिटी के डिफरेंस होने से गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट। इन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर सैंपल्स द नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम ओनली इफ द एटॉमिसिटी इज सेम। False. ये भी फॉल्स। अब उनके मोल्स भी सेम होने चाहिए। Yes, sir. समझ रहे हो बात को? Yes. यानी मोल सेम होंगे तो एटॉमिसिटी भी सेम होगी तो एटम सेम आएंगे। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, तीसरा sir. सवाल, तीसरा सबसे अच्छा सवाल। इन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर सैंपल्स द नंबर ऑफ एटम्स विल ओनली बी सेम, ओनली ऑलवेज दे विल बी सेम इफ, यानी मोल्स भी डिफरेंट करना है, एटम्स को भी डिफरेंट करना है। Sir, पर हाँ इसमें हाँ, एक सेकेंड। इन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर सैंपल्स द नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम ओनली इफ द मोल्स आर सेम एंड द एटॉमिसिटी इज सेम। ट्रू और फॉल्स? In the two different molecular samples, the number of atoms will be same only if the moles of the samples are same and the atomicity of the samples are same. True or false? False. True. ये तब तो होगी। Only if गलत है। नहीं समझे बात को? Yes, sir. Yes. Only if गलत है, यानी अगर मोल सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है तब तो एटम सेम आएंगे ही आएंगे। Yes, sir. Yes, और अगर sir. मोल सेम हो गए तो मॉलिक्यूल भी सेम हो गए, और एटॉमिसिटी सेम है तो एटम्स भी सेम हो गए। क्लियर? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. ये तभी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए आपके सामने, क्या मोल सेम है? No, sir. No, क्या sir. एटॉमिसिटी सेम है? No, sir. But the number of atoms are same. That means number of atoms, it will be dependent not only on moles and not only on atomicity. It will be the dependent on moles, molecule, atomicity and moles, both. मेरी बात सब लोग समझ रहे ना, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. यानी अगर कभी एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव आईआईटी लेवल पर बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाए कि अगर दो मॉलिक्यूलर सैंपल्स में मोल्स भी सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है तभी एटम सेम होते हैं, तभी एटम सेम होते हैं। फॉल्स। एटम तब भी सेम हो सकते हैं जब मोल्स भी सेम ना हो और एटॉमिसिटी भी सेम ना हो, लेकिन उनका गुणा, उनका मल्टीप्लीकेशन वो सेम होना चाहिए, जैसे यहां हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. सब लोग समझने की कोशिश करो भाई। मतलब फिर वही वाली बात आती है, हम उस डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो बुक्स में नहीं दिखता, ना समझते हैं। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमें अपने आप समझनी होती। जेई में एक सवाल मुश्किल, एक सेकेंड, जेई में सवाल मुश्किल क्यों लगने लगता, या ये लगने लगता है एक नया सवाल पूछ लिया, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि बच्चे उसको एनालाइज करके नहीं जा रहे हैं। आप इन सब चीजों को पहले से एनालाइज करिए, कुछ याद नहीं करना है भाई। वो कह रहा है ये बताइए दो मॉलिक्यूलर सैंपल दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कब सेम होंगे? तो आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि भाई साहब नंबर ऑफ एटम तब सेम होंगे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, वो नंबर सेम आना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने का तरीका मोल सेम होने चाहिए, और एटॉमिसिटी सेम होगी तो नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे। ये तो तब आएगा ही आएगा। साथ ही साथ मोल्स भी अलग कर लो, एटॉमिसिटी भी अलग कर लो, तो भी उनका मल्टीप्लीकेशन सेम आ सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एटम सेम होने के लिए मोल्स और एटॉमिसिटी सेम हो। नंबर ऑफ एटम सेम होने के लिए मोल्स और एटॉमिसिटी अलग हो सकती है, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन अगर बराबर आ गया तो एटम्स भी सेम आए। सब लोग समझो अपने आप क्या समझाना चाह रहा हूं। Yes, sir. ये आगरा वाले बहुत चुप से लग रहे हैं बेटा। आगरा में ये अब समझ में आया बेटा वैभव? यस सर। ये वाली बात समझ पा रहे हो, ये एटम्स के बराबर होने की और मॉलिक्यूल्स के बराबर होने की बातें? यस सर। एक चीज पूछनी थी सर, अगर किन्हीं दो सैंपल्स में मोल सेम हो और ये दिया कि नंबर ऑफ एटम सेम है तो एटॉमिसिटी तो इक्वल होगी दोनों की। हाँ, मतलब तुम उल्टा, तुम तीन बातों को अब लिंक कर लेते हैं, तीन बातों को हम लिंक कर लेते हैं। एक मोल्स है ना, और एक क्या बोले एटम्स, और एक एटॉमिसिटी। तीन बातें ले लेते हैं। ठीक, अब मुझे ये बताओ, मोल सेम, एटॉमिसिटी सेम, एटम सेम और नॉट? यस सर, सेम सर। क्लियर है ये वाली बात? मोल सेम, एटॉमिसिटी सेम, देन एटम्स विल बी सेम। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं। मोल सेम, एटम सेम, तो फिर एटॉमिसिटी विल बी सेम? No, sir. Yes, sir. मोल्स भी सेम है और एटम्स भी सेम है, इसका एटॉमिसिटी भी तो सेम होगी ना? Yes, sir. Yes. मेरी बात समझो, Yes, मतलब sir. कहने का मतलब ये हुआ, यही तो एक सीधी सी इक्वेशन हो रही है ना कि मोल्स को यूज करिए और आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करिए,
तो आपको एटम्स के मोल्स मिल जाएंगे। ये यही तो हो रहा है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी विल बी द नंबर ऑफ एटम्स के मोल्स, एटम्स के मोल्स मिल जाएंगे। ये चीजों में, तीन चीजों में से आप खुद समझ लीजिए कि अगर मोल्स और एटम सेम हो गए तो एटॉमिसिटी सेम हो जाएगी, मोल्स और एटॉमिसिटी का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा तभी एटम सेम होंगे। सब लोग बात समझ रहे ना? यानी जो लॉजिक है वो लॉजिक यही है कि जो बच्चों को कंफ्यूजन है वो ये है कि किन्हीं भी दो सैंपल्स में नंबर ऑफ एटम तभी सेम हो सकते हैं जब उनके मोल्स भी सेम हो सैंपल्स के और उनकी एटॉमिसिटी भी सेम हो। ऐसा तो ठीक है, ऐसा तो होगा ही होगा। ऐसा तब भी हो सकता है जब मॉलिक्यूलर सैंपल्स के मोल्स भी अलग हो और उन मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी भी अलग हो, तब भी ऐसा हो सकता है। सब लोग समझ गए कि नहीं बात को? यस सर। यस सर। जैसे ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दीज सैंपल्स। ठीक, पहला सैंपल ले लेते हैं, 32 ग्राम CH4। दूसरा सैंपल ले लेते हैं 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तीसरा सैंपल ले लेते हैं सैंपल ऑफ CH4। बताओ इन तीनों सैंपल्स में मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने कितने होंगे। पहले सैंपल में एटम्स कितने होंगे, दूसरे में एटम्स कितने होंगे और तीसरे में एटम्स कितने होंगे? 10 फर्स्ट में, सेकंड में 15 है। पहले वाले सैंपल में एटम्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, तभी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। मॉलिक्यूल्स Yes, sir. निकालने के दो तरीके हैं, पहले मोल्स निकाल लेता हूं फिर मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। यस सर। क्या लगता है सही सही अच्छा तरीका क्या लगता है? ग्राम में दे रखा मामला। यस सर। और CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वो 16 ग्राम होगा। क्लियर? तो इसका Yes, मतलब sir. जो मोल्स निकल के आएंगे वो आएंगे 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम। कितने मोल आ गए? 2 मोल। जब 2 2 मोल मोल। आ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? 2Na। 2 Na। फिर एटम्स कितने आएंगे? इनटू एटॉमिसिटी कितनी है? तो फिर ये आ गए 10 Na एटम्स। क्लियर है यहां तक? यस सर। द एटॉमिसिटी ऑफ CH4 इज 5, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, यानी कुल मिला के 5 एटम है। यानी एक मॉलिक्यूल में अगर 5 एटम है तो 2Na मॉलिक्यूल्स में इंटू 5 दैट इज 10 एटम्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ पहले सैंपल में टोटल मिला के एटम्स 10Na एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। दूसरे सैंपल पर आते हैं। दूसरे सैंपल में मॉलिक्यूल्स के नंबर डायरेक्ट ही दे रखे हैं 5Na, और एटॉमिसिटी तुम्हें पता है CO2 की कितनी होती है? कितनी है? 3। तो फिर सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस सैंपल में तो डायरेक्ट एटम्स निकल आए, 3Na मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी एंड दैट इज 15। ये तो बहुत ही आसान हो गया। नहीं, गड़बड़ हो गई, यहां 5, यानी ये हो गया आपका 5Na मॉलिक्यूल्स इंटू 3 दैट इज 50Na एटम्स, 15Na एटम्स। सही है बात? यस सर। अब आते हैं तीसरे सैंपल में। Yes, sir. सर तीसरे सैंपल में भी पहले आप CH4 के मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिएगा और उसके बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये बताओ, अब मॉलिक्यूल निकालने के लिए ये वाला मेथड सही लग रहा है? मोल वाला? पार्टिकल्स निकालने वाला। डायरेक्ट निकालिए ना सर, कहां चक्कर में पड़े? मोल कहां से Yes, बीच में आ गए? डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। चलिए डायरेक्ट निकाल देते हैं। 32,000 U को आपने 16 किससे, U या ग्राम? सही। U से डिवाइड कर दिया, ये आ गए 2000 क्या
मॉलिक्यूल्स आ गए, सीधे मॉलिक्यूल्स आ गए। और अब आपको अगर एटम्स निकालने हो तो क्या करते थे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। CH4 की एटॉमिसिटी 5 है तो इट विल बी 10,000 एटम्स। बताओ सब लोग समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका मतलब जो मेरा पहला सैंपल है, पहले सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10 Na आएंगे, दूसरे सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे हमारे 15 Na आएंगे, और तीसरे सैंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे 1000 एटम्स आएंगे। यानी अगर कभी ये पूछा जाए कि इन तीनों सैंपल में सबसे ज्यादा एटम्स कहां हैं, तो आप टिक कर दीजिएगा सबसे ज्यादा एटम्स यहां है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे इन दो सवालों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको ना यहां पर मोल्स निकालने आते हैं, ना उनको मॉलिक्यूल्स निकालने आते हैं। क्योंकि अगर वो ये बच्चा सिर्फ एक किताब वाला फॉर्मूला याद करके गया कि पहले मोल आएगा उसके बाद पार्टिकल्स निकल के आएंगे, तो वो पहले स्टेप में ही फंस जाएगा। क्योंकि उसको ये पता है कि मोल निकालने के लिए टोटल वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया जाता है, वो ये करेगा। और इसको करने के बाद वो यही फंस जाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं समझ में आएगा कि यू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है वो यहां फंस। हालांकि तुम यहां भी कर लोगे। तुम क्या करोगे, सर यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, उससे मोल्स आ जाएंगे, उसके बाद Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे पार्टिकल्स आ जाएंगे। कर तुम यहां भी लोगे, तुम्हारा आंसर 2000 ही आएगा। लेकिन फिर वही है ना, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम समझदारी से काम करोगे। जिसको नहीं पता है, जिसको सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है कि पार्टिकल्स निकालने के लिए मुझे मोल निकालने पड़ते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, वो बेचारा इस यू वाले सवालों में हमेशा फंसता है। क्योंकि उसको यहां मोल निकालने ही समझ में नहीं आते, वो यहां पर मोल ही नहीं निकाल पाता, क्योंकि ऊपर यू होता है नीचे ग्राम होता है। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? यस इसलिए कोई तरीका नहीं होता कि सर पहले ये करेंगे वो करेंगे ना, कुछ भी। सर आप बताइए करना क्या है। अगर आपको पार्टिकल्स निकालने हैं तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट निकाल दूंगा या मोल्स के थ्रू आगे बढ़ूंगा। कब मोल्स के थ्रू आगे बढ़ूंगा, कब डायरेक्ट निकालूंगा, ये मुझे क्लियर है। इफ द वेट ऑफ द सैंपल इज गिवन इन ग्राम्स, सो बेस्ट मेथड इज कन्वर्ट इन मोल, देन यू गेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल। अदरवाइज इफ द वेट ऑफ द सैंपल इज गिवन इन यू, तो बेहतर है कि सीधे यू वाले वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ एप्पल्स बाहर निकाल लो, खत्म करो। मोल से मतलब ही नहीं कुछ। सब लोगों को ये क्लियर है? यस सर। चलिए अब आते हैं आज की बात को, बिल्कुल लास्ट समराइज करते हैं, और वो समराइजेशन है ये वाई मैप। ये आज की तीसरी क्लास को समराइज किया जा रहा है सिर्फ इस एक डायग्राम से, और ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब लोग इस बात को अपने आप समझने की कोशिश भी करें कि इसमें जो भी कुछ लिखा है उसमें कुछ नया नहीं लिखा है। ये जो वाई मैप की आप बात कर रहे हैं, ये वाई जैसा बना है इसलिए वाई मैप बोल रहा हूं मैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तुम इसको टी जैसा बना लो ऐसे तो टी मैप बन जाएगा, ऐसे तुम्हें जो बनाना बना लो। सो तो ऐसे से बोलने के लिए बोल रहा हूं, दिस वाई मैप। ये वाई मैप कहता क्या है, ये कह रहा है कि ये जो है ये इंटर कन्वर्जन का मैप। तुम सब लोग अब इस बात को एग्री करना, अगर मुझे सैंपल का मास गिवन और मुझे मोल्स निकालने हो, मोल्स पार्टिकल्स नहीं मोल्स, तो किससे डिवाइड करता हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाले से, यू वाले से या ग्राम वाले से? ग्राम वाले यानी से। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट वो ग्राम वाला है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर? यस सर। अच्छा उल्टा कर Yes, लेते हैं, अगर मुझे मोल्स पता हो और मुझे मास निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे बात को? Yes, sir. मास से मोल डिवाइड कर दिया, मोल से वापस मास मल्टीप्लाई कर। यानी ये इंटर कन्वर्जन जो सवालों में यूज होता है, जिस पे बहुत सारे सवाल हम कर लेंगे। दूसरी बात, अगर मुझे मोल निकालने के बाद पार्टिकल्स निकालने हैं, एंटिटीज निकालनी है, तो क्या करते थे सर Na ऐड करते Na ऐड नहीं मल्टीप्लाई। हैं। भाई दो को Na से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आएंगे ना। तो आपने मोल्स Yes, को sir. अगर नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पार्टिकल से मोल निकालने हो तो Na से डिवाइड कर। डिवाइड कर देंगे। तीसरी बात, अगर कोई गैस दे रखी है, वो उस गैस की बात कर रहे हैं, एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, अगर इस आइडियल गैस का एसटीपी पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे? मोल से अगर आगे बढ़ना हो तो तुमने क्या याद किया था, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यस Yes, सर। sir. तो अगर आपको 10 मोल का निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। यस Yes, सर। sir. यानी अगर मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो 22.4 से डिवाइड कर देना, और अगर वॉल्यूम से मोल निकालने हो तो 22.4 से डिवाइड कर देना। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड। नाउ दिस इज अ वाई मैप, जो किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तुम लोग पहले इसको नोट कर लो, और तुम ये मान के चलो जो तुम्हारा 26 को एक ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, उस टेस्ट में ज्यादातर सवाल इस वाई मैप से ही लिंक होंगे, ज्यादातर सवाल।
वाई में एब्सोल्यूट मतलब मोल दे रखा है, मास निकालो, मास दे रखा, मोल निकालो, मोल दे रखा, नंबर निकालो, नंबर दे रखा, ये निकालो, ये दे रखा, वो निकालो, ऐसे घूमते रहो बस। और एरोज वगैरह सही बनाना भाई। एरो के ऊपर जो चीज लिखी गई है उसको भी सही लिखना, कहीं ऐसा ना हो जहां मल्टीप्लाई करना है वहां डिवाइड लिख दिया, जहां डिवाइड करना है वहां मल्टीप्लाई लिख दिया। नोट कर लिया? Yes, sir. सब लोग पहले इसको इत्मीनान से देख लो और फिर मुझे ये बताओ, मैं इन चार लोग हैं तुम्हारे पास, एक दो तीन चार, इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर तुमको दे दूं तो तुम बाकी की तीन चीजें निकाल के दिखा सकते हो, बताओ कर पाओगे कि नहीं? यस सर, यस सर। Yes, sir. अगर मैं तुम्हें किसी भी सैंपल के बारे में इन चार में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे दूं तो आप बाकी बची तीन चीजें मुझे निकाल के दिखा सकते हैं, कर सकते हो ये काम? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, एक सवाल लेके आज की बात खत्म करते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ, चलो अच्छा सवाल ले लेते हैं, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन a CO2 sample which is 67.2 milliliter at STP। बढ़िया सवाल, देखते कौन करे। मेरे पास एक CO2 सैंपल है जिसका STP पर वॉल्यूम मैंने तुम्हें दे दिया है और मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उस सैंपल में टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। So 66 Na. ना, हो ही नहीं सकता,
0.066 Na. So 132 Na. ये बताओ, ये जो तुम्हें वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पर, इससे तुम CO2 का मोल्स निकाल लोगे? यस सर। Yes sir. वाई मैप को जरा चेक करो। Yes sir. जब एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन हो तो मोल्स कैसे निकलते हैं? सर 22.4 सर 22.4 से डिवाइड करके। डिवाइड कर 22.4 क्या लीटर या मिलीलीटर? लीटर। और ये कौन है? मिलीलीटर। मिलीलीटर। सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो मोल्स ऑफ CO2 विल बी 67.2 into 10 raised per minus 3 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्लियर? यस सर। एंड Yes, दिस इज sir. 3 into 10 raised per minus 3। आ गए मोल्स? यस सर। अच्छा, जब मोल्स Yes, आ sir. जाते हैं तो क्या मास आ जाता है? सर वो -3 है ना। -3 जब मोल्स आ जाते हैं तो क्या मास आ जाता है? ये बताओ जरा वाई मैप से देखकर। मोल्स के बाद मास कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई करके। यस सर। यानी कि अगर मास निकालना हो तो वो आएगा 3 into 10 raised per minus 3 into मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, क्योंकि कार्बन का Yes, sir. 12, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 32, यानी कुल मिला के हो गया 44। यानी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको, तुम देखो ना वाई में आपको देखो, जब मोल से मास की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब मास से मोल की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। तुम्हारे पास मोल है और तुम्हें मास तक आना है तो तुम मल्टीप्लाई करोगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। यस सर। Yes sir. यानी मल्टीप्लाई करके ये आ गया, कितना आएगा जरा बताना? So 132 into 10 raised to the power minus के 3। 132 into 10 raised per minus 3 ग्राम्स, ये हमारा मास आ गया। ठीक। Yes, अच्छा, sir. अब तुम्हें निकालने क्या है? सर पर उसको मास कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक तो था नहीं। हाँ, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई मैं वाई मैप को पूरी तरह से यूज कर रहा हूँ ताकि हर जगह कन्वर्जन मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मास निकल के आया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लिए। और देखो, पर्पस सिर्फ इतना है, मैंने बताया था ग्राम हटाओ, Na लगाओ और न्यूक्लियॉन्स ले जाओ, बस इतना पर्पस था। कुछ याद आ रहा है? यस सर। Yes sir. जब आप किसी भी सैंपल में ग्राम की जगह Na लगा दें तो आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाते हैं। और यही टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए मैंने ग्राम की जगह Na लगा दी। और ये एक बड़े ही अच्छे लेवल का सवाल हो गया जो कि जेई के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है और किसी भी साल दिख सकता है। सब लोग आराम से समझने की कोशिश करो क्या है इसका मतलब। और बहुत आसान है मतलब। और मैं चाह रहा हूं कि जो नेक्स्ट क्लास हो हमारी, जैसे कल अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्लास है, तो उस नेक्स्ट क्लास आने से पहले इस वाई मैप को तो एकदम रट के आना कि सर यहां से यहां जाना ये करेंगे, यहां से आना ये करेंगे, यहां से आना, बिल्कुल रटा होना चाहिए एकदम, ताकि आप आसान चीजों को समझ पाए। यानी यहां पर भी कुछ नहीं था, एसटीपी पर वॉल्यूम दिया गया है, आपने फटाफट उसके मोल निकाले, मोल से मास निकाला, मास में ग्राम हटा के Na लगा दिया, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल गए, बात खत्म। और अगर वो कहता है ये बताओ इस सैंपल में प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, तो जरा सोच के देखो, क्या CO2 का सैंपल ऐसा है जिसमें आधे आधे होते हैं? कार्बन में 6-6, ऑक्सीजन में 8-8, Yes sir. आधा आधा। यानी अगर टोटल न्यूक्लियॉन्स इतने हैं तो इसका आधा प्रोटॉन होगा, आधा न्यूट्रॉन होगा। बताओ समझे बात को? यस सर। कितना आसान Yes, हो जाए। sir. लेकिन ये बिल्कुल एडवांस लेवल का बड़े ऑब्जेक्टिव बनेगा, पब्लिक परेशान रहेगी क्या करें क्या करें। और जो समझदार होगा कहेगा अरे ये तो बड़ा आसान है, मोल निकालो, मास निकालो, ग्राम हटा के Na लगाओ, Na को आधा आधा बांट दो, प्रोटॉन भी तैयार हो गए, न्यूट्रॉन्स भी तैयार हो गए। यानी 132 into 10 raised per minus 3 Na डिवाइडेड बाय 2 ये प्रोटॉन हो गए, एंड 132 into 10 raised per minus 3 Na डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे न्यूट्रॉन्स हो गए। क्लियर है? यस सर। Yes तो sir. आज सब लोग इस चीज को एक बार रिवाइज कर लें, सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लें जो आज हमने किया है, कैसे पार्टिकल्स निकलते कैसे, और उसके बाद ये वाई मैप रट डालें, बस इतना पर्पस, ठीक है ना? तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं आगे। सर आप हाँ, बोलो। प्रीवियस लेक्चर्स के नोट्स सेंड कर सकते हो? ये जो पीडीएफ्स हैं यस सर, प्रीवियस लेक्चर्स की पर। वो मिले नहीं क्या? सर मिल गए नो सर। सर, सबसे पहले लेक्चर के नहीं है बस। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सर अगर हमने सीधा मोल्स निकाल लिया था तो उसी को हम सीधा Na से मल्टीप्लाई कर सकते थे। सीधे हमने अगर मोल्स निकाल लिए, मोल्स कितने थे हमारे ये, यस सर। तो Na से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा?
नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं। यस सर। फिर जब मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर, तुमने एप्पल निकाल लिए ना, अब तुम्हें Yes. सीड्स निकालने हैं, तो क्या करें, एक एप्पल में कितने सीड्स होते हैं पता होना चाहिए, यस सर। फिर 44 से मल्टीप्लाई Yes, sir. करके तब भी तुम्हारा आंसर ही आएगा। जैसा दिल करे वैसे करो यार, मतलब सुनो, जो कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, बल्कि जितने तरीके समझ में आए सब यूज करो, सब लगा के देखो। सर इजी और फास्ट कौन सा है? यार मुझे तो ये इजी लगा, क्योंकि मेरा दिमाग करता है कि जब भी न्यूक्लियॉन्स निकालने हो तो मैं ग्राम तक पहुंच जाऊं बस, मतलब मेरा अपना अप्रोच रहता है क्योंकि ग्राम तक पहुंचते ही क्या करना है, ग्राम हटाओ एन लगा दो, समझ रहे हो। तो मेरी अप्रोच रहती है किसी तरह से ग्राम तक पहुंचो, और ग्राम तक पहुंचने का तरीका क्या है कि पहले मोल्स आने चाहिए, और मोल्स के बाद आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके ग्राम आ जाएगा, और जैसे ही ग्राम आएगा ग्राम की जगह एन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये अप्रोच सीधी सीधी लगती है। यस सर। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.